हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वह है यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोग देखेंगे कि क्या है इस टॉपिक में और समझेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए तो शुरू करते हैं तो यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहली बात आता है कि आखिर ये जो यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है इंटीग्रेशन में, इसका क्या उपयोग होता है। तो हम लोग यूज़ करते यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड को किस लिए करते हैं, जब इंटीग्रल बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो, जब इंटीग्रेशन एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हो, एक जटिल इंटीग्रेशन हो, तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको यूज सब्स्टिट्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें यू को एक स्टैंडर्ड वेरिएबल के रूप में लिया जाता है ताकि पूरे इंटीग्रल को एक्सप्रेस किया जा सके इन द फॉर्म ऑफ यू। इस प्रकार जो है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को सिंपल बनाया जाता है, उसको यू के टर्म्स में एक्सप्रेस करके कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को सिंपल दिखाया जाता है, बनाया जाता है। तो एक तरह से यूज सब्स्टिट्यूशन में ये टेक्निक अप्लाई करते हैं कि इसमें हम लोग ये करते हैं कि पूरे के पूरे इंटीग्रल को जो होता है ना, उसको एक तरह से रीराइट करते हैं, फिर से लिखते हैं उसको। और किस रूप में लिखते हैं, उसको एक नए रूप में लिखते हैं, यानी उसको जो है एक न्यू फ्री वेरिएबल u के टर्म्स में लिखते हैं। यही ट्रिक इसमें अप्लाई किया जाता है। अब हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे कहना क्या चाहते हैं। तो पर्पस होता नहीं यूज सब्स्टिट्यूशन का, वह यह होता है कि अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है फ्री वेरिएबल x के टर्म्स में, है ना, आपको कोई फंक्शन दे दिया है फ्री वेरिएबल x के टर्म्स में, बहुत ही कॉम्प्लेक्स जटिल टाइप का फंक्शन है, और इसमें हम क्या करते हैं, इस x को एक एक करके हटाते हैं। जहाँ जहाँ x है उसको हटाना और उसके जगह क्या लेते आना है, सब्स्टिट्यूट करना है, u को सब्स्टिट्यूट करना है। इससे क्या होता है, पूरा का पूरा फंक्शन जो जटिल तरीके से x के टर्म्स में एक्सप्रेस हो रहा है, वो बड़े ही सिंपल तरीके से u के टर्म्स में एक्सप्रेस होने लगता है, जो कि इंटीग्रेशन को बहुत आसान बना देता है। यही है फ़ायदा यूज सब्स्टिट्यूशन का, यही मकसद है, जो मंशा है यूज सब्स्टिट्यूशन के पीछे, वो यही मंशा है, यही एम है कि भाई जो भी इंटीग्रेशन है कॉम्प्लेक्स टाइप का, बेहद जटिल पेचीदा है और x के टर्म्स में है फंक्शन, तो कुछ इस तरह से इंटीग्रल को मैनिपुलेट करना है कि उसका जो x वेरिएबल है उसके फंक्शन में, वह जो है वह जो है u वेरिएबल के रूप में एक्सप्रेस हो जाए और सिंपल हो जाए। बस यही है, उसको सिंपल करना है। यानी यूज सब्स्टिट्यूशन पैतरा इस्तेमाल करते, ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक को इस्तेमाल करते यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड को, ताकि जटिल से जटिल फंक्शन को जो है सिंपल किया जा सके, उसको बहुत ही सिंपल फॉर्म में लाया जा सके, ताकि आराम से उसका हम इंटीग्रेशन कर सके। तो यही इसका मुख्य ध्येय है कि ये जो है पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल है ना, उसको सिंपल बनाया जा सके, ताकि इंटीग्रेशन को आराम से फैसिलिटेट किया जा सके, इंटीग्रेशन हो पाए, है ना, इजी हो जाए काम। तो अब चलते हैं हम लोग स्टेप्स समझेंगे, यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड में कौन कौन से स्टेप्स लागू होते हैं। तो अब उन सारे स्टेप्स को हम लोग एक एक करके जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे। मान लीजिए कि हमको इवैल्यूएट करना है, एक इक्वेशन है, इक्वेशन कुछ इस प्रकार है, इसका इवैल्यूएशन हमको करना है, ठीक है। तो इसका जो इवैल्यूएशन करेंगे a इज़ इक्वल टू, देख लीजिए कितना कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ये इतना सा क्या हो गया, एक फंक्शन है ना, x का फंक्शन है ये पूरा इक्वेशन, ये फंक्शन है, सॉरी ये पार्ट जो है ना, ये एक्सप्रेशन एक तरह से फंक्शन है ना। अब ये फंक्शन बहुत जटिल तरीक़ा से एक्सप्रेस, और इसको कह दिया गया इंटीग्रेट कीजिए, और हमको इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए जो है ना यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो हम लोग सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। पूरा जो इंटीग्रल है ना, ये पूरे के पूरे पार्ट को, ये पूरे का पूरे ये जो फंक्शन है ना, या कहिए कि ये पूरा जो इंटीग्रल है ना, इसको एकदम सिंपल
u में कन्वर्ट करेंगे, नए वेरिएबल u वेरिएबल के टर्म्स में इसको कन्वर्ट कर देंगे, यानी x से u बना देंगे, है ना। इस तरह से मैनिपुलेट करेंगे कि ये x कन्वर्ट होके u बन जाए और पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एक नए वेरिएबल u वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाए। तो इसके लिए स्टेप 1 में हमको क्या करना होगा, तो पहला जो स्टेप 1 है उसमें यह करना पड़ता है कि यूज सब्स्टिट्यूशन, फर्स्ट स्टेप ऑफ यूज सब्स्टिट्यूशन का जो पहला स्टेप है वह यह है कि इसमें एक ऐसा पार्ट खोजना पड़ता है इंटीग्रल का जो कि डिफाइन करेगा u इक्वल्स को। u इक्वल्स को जो पार्ट डिफाइन करेगा उसको हमको ढूंढना है ना, इंटीग्रल से। जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा जो ये जो इंटीग्रल है इसमें से हम लोग ढूंढेंगे, है ना, u इक्वल्स कोई कौन सा पार्ट जो है डिफाइन करेगा। तो कुछ ट्रिक्स है इसके लिए। ये ऐसे ट्रिक होता है कि अगर x वेरिएबल किसी पावर का बेस के रूप में है, या x वेरिएबल एक्सपोनेंट के में एक पावर के रूप में है, या x वेरिएबल किसी अंडर रूट के अंदर है, या x वेरिएबल जो है वह किसी डेनोमिनेटर में है, या x वेरिएबल न्यूमरेटर में है, या x वेरिएबल पे जो है स्क्वायर है और डेनोमिनेटर में भी है। तो इस तरह से जब अरेंजमेंट रहे, कुछ इस तरह का जब कुछ व्यवस्था दिखे तो आप समझ जाइए कि ये यूज सब्स्टिट्यूशन इसी पार्ट का होने वाला है। इसका मतलब हुआ कि इस तरह का पार्ट जो होता है इंटीग्रल का वह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा u के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ, और यह फॉर्म करेगा एक u इक्वेशन। इट विल फॉर्म एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ u। तो इसको अब हम आगे देखते हैं कि क्या करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये हम पार्ट को पाएँ, ये पार्ट हम पाएँ, क्यों भाई इस पार्ट को क्यों सेलेक्ट किए, क्योंकि इसमें पावर 10 है। तो ये पार्ट सेलेक्ट किए और ये हाईएस्ट पावर है, तो हमको लग रहा है कि ये वाला पार्ट जो 1 + e⁻x, इस पार्ट को हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो ये एनसर्किल्ड पार्ट जो हुआ इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और ये पार्ट x के टर्म्स में है 1 + e⁻x, ये किसी न किसी तरह से ये जो है x के टर्म्स में है, और ये पावर 10 के अंदर है। तो बेस यहाँ जो है उसमें x मौजूद है, तो इस पार्ट को हम सबसे सूटेबल मानेंगे, हाईएस्ट पावर है इसका, इसको सूटेबल मानेंगे कि इसको जो है इस पार्ट को जो है इसके जगह u सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो प्रोसीड करेंगे हम लोग, यानी कि हम लोग को क्या मिलेगा, u इक्वल्स मिलेगा कुछ इस तरह से। आगे देखते हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं। फिर है, अगर ऐसा हो जाए कि ये ट्रिक एक काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि पूरे इंटीग्रल में जो पोजेस कर रहा है x फ्री वेरिएबल, और जो लॉन्गेस्ट हो साइज़ में, यानी जो पार्ट पूरे इंटीग्रल का उसमें x भी हो और वो सबसे बड़ा हो साइज़ में, उसको जो है हम लोग सेलेक्ट करेंगे यूज सब्स्टिट्यूशन। ये कब करेंगे, ये तब करेंगे जब हम लोग का ट्रिक ए, यानी पहला ट्रिक जो है वो काम ना करे, तब ये वाला ट्रिक अप्लाई किया जाएगा, है ना। तब हम लोग ये वाला ट्रिक जो है अप्लाई करेंगे। तो चलो अब हम लोग देख रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्टेप 2 में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को स्टेप 2 में जो है एक u इक्वेशन फ्रेम करना है ना, जो कि डिफाइन करेगा u इक्वल्स कुछ इस तरह से। तो u इक्वल्स हो गया, क्या हो गया, 1 + e⁻x, यानी 1 + e⁻x को हम मान लिए u, है ना। यही u इक्वेशन कहिए या u इक्वल्स कहिए, ये हो गया। तो अब ये तय हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो a जो है यहाँ
ए इक्वेशन, इस इक्वेशन में 1 प्लस ई टू द पावर एक्स के बदले, इसके बदले जो है हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर u लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग को u इक्वेशन मिल गया। एक बार ये u इक्वेशन हासिल हो गया तो क्या करना है, इसके RHS और LHS को, दोनों को जो है हमको क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में इसको दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करना है ताकि हमें du इक्वेशन मिल सके इन टर्म्स ऑफ dx। तो यानी कि हम इस साइड भी डिफ्रेंशिएशन चालू करेंगे, यानी u को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के टर्म्स में। आप गौर से देखो यहाँ भी क्या हो रहा है, u को डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में। और यहाँ भी क्या करना है, ये पूरा जो फंक्शन है 1 प्लस ई टू द पावर x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग x के टर्म्स में। यानी ये क्या है, ये RHS है और ये क्या है, ये u, ये LHS है इस u इक्वेशन का। तो ये जब डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे तो हमको क्या हासिल होगा, ये हासिल होगा du बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, ये इसके लिए भी कॉमन है, 1 के लिए d बाई डी एक्स और d बाई डी एक्स ई टू द पावर x के लिए भी कॉमन है, तो अलग अलग हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। हम लोग जानते हैं कि 1 को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 एक कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और e टू द पावर x को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका भी वैल्यू e टू द पावर x ही होगा, ये e टू द पावर x हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हो गया e टू द पावर x। तो du बराबर क्या हो गया, हम कह सकते हैं du बराबर e टू द पावर x इंटू डी एक्स लिख सकते हैं हम लोग ये चीज़। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि एक इक्वेशन तो हम लोग ये हासिल कर चुके हैं पहले से, एक हमारा ये इक्वेशन है, इसमें यहाँ u है, हाँ, और एक इक्वेशन अभी अभी हम लोग ये हासिल किए, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मैनिपुलेट करेंगे, किसको मैनिपुलेट करेंगे, इस du इक्वेशन को, ये वाला जो इक्वेशन है ना, इसको मैनिपुलेट करेंगे। इस तरह से मैनिपुलेट करेंगे कि dx जो इंटीग्रल है, यहाँ जो ये dx इंटीग्रल है ना, ये गायब हो जाए, ये एलिमिनेट हो जाए, ये हट जाए, ये हट जाए या सब्स्टिट्यूटेड हो जाए, किसके द्वारा, हाँ, ये हो जाए du इक्वेशन के द्वारा, इस du इक्वेशन के द्वारा। तो इसको हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले जो है इस dx जो है, ये dx को लिखना होगा, ये जो dx है इसको, इसका वैल्यू, dx का वैल्यू हम क्या कह सकते हैं इस इक्वेशन के आधार पे, तो हम कह सकते हैं dx का वैल्यू होगा du बाई ई टू द पावर x, ये वैल्यू हो गया dx का। अब ये जो वैल्यू मिला dx का, इसको उठा करके जो है हम लोग को कहाँ डाल देना है, इसको उठा करके हमको यहाँ फिट कर देना है, यहाँ से dx हटा के ये du बाई ई टू द पावर x इस जगह फिट कर देना है। तो जब हम लोग इस जगह फिट कर देंगे तो ये कुछ ऐसा इक्वेशन रूप ले लेगा। गौर से देखो, ये du बाई ई टू द पावर x, इसको यहाँ लेते आए, ये dx को हटा दिया, है ना, ये dx को हटा दिया। तो देख रहे हैं हम धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे देखिए यहाँ पर जो पहले x था वो गायब हो गया, अब उसके जगह u आ गया, और यहाँ जो अभी x है, ये जो x है ये भी गायब हो गया और इसके जगह u आ गया, है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे एक एक करके गायब करते जाएंगे हम लोग। अभी और होगा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, e टू द पावर x और ये e टू द पावर x ये भी कट गया, तो ये e टू द पावर x ये भी गायब हो गया। अब क्या बचा, अब एक x सिर्फ यहाँ बच गया, अभी भी एक फ्री वेरिएबल x एग्जिस्ट कर रहा है पूरे इंटीग्रल में, वो है सिर्फ यहाँ। तो अब हम लोग स्टेप 5 में क्या करेंगे, फिर मैनिपुलेशन करेंगे। क्या करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, u का मैनिपुलेशन करेंगे, u इक्वेशन का मैनिपुलेशन करेंगे। इस तरह से मैनिपुलेट करेंगे ये इक्वेशन को ताकि ये रिमूव कर दे, ये आखिरी x वेरिएबल भी जो है गायब हो जाए, ये वाला वेरिएबल भी गायब हो जाए, हट जाए, एलिमिनेट हो जाए, ताकि हमको एक नया
और सिंपल इंटीग्रल मिले जो पूरी तरह से वेरिएबल u के टर्म्स में हो। तो इसके लिए हम u इक्वेशन को जो है ध्यान देंगे और उसको मैनिपुलेट करेंगे कुछ इस तरह से। e टू द पावर x इजकल टू u माइनस वन, हम लोग जानते हैं कि u इज इक्वल टू वन प्लस e टू द पावर x है, तो हम कह सकते हैं इस आधार पर ई एक्स इज इक्वल टू यू माइनस वन। तो हम लोग ई एक्स के जगह यहाँ पर क्या रख सकते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यू माइनस वन कुछ इस तरह से। ये जो ई एक्स है इसको हटा करके हम लोग क्या करेंगे, इस जगह यू माइनस वन डाल देंगे। ये देखो डाल दिया, गया, ख़त्म। ई टू द पावर एक्स को ये रिप्लेस कर दिया और इसके जगह यू माइनस वन। यानी अब आप समझ रहे हैं कि यू सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग क्या चीज़ में किया जाता है, कैसे इंटीग्रल को जो है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल जो एक्स के टर्म्स में था, आप देखिए ये धीरे धीरे सिंपल यू वेरिएबल के टर्म्स में पूरा इंटीग्रल आ गया। ये पूरा इंटीग्रल अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, सिंपल फॉर्म में आ रहा है, यू के सिंपल फॉर्म में। ये वन माइनस यू माइनस वन, तो ये पूरा इतना सा जो पार्ट है, ये जो इतना सा जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, टू माइनस यू, ये हो जाएगा टू माइनस यू। ये u माइनस टेन ये उतर जाएगा, ये du जो है उतर गया, और ये पार्ट क्या हो गया, ये पूरा पार्ट हो गया ये टू माइनस यू हो गया। अब आप समझ रहे हैं, अब देखिए मज़ा आ रहा होगा, वेरी सिंपल, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अब देखो टू है और ये u टू द पावर टेन है, तो u टू द पावर टेन इसके लिए भी कॉमन, इसके लिए भी कॉमन। u टू दी पावर टेन इस टू के लिए भी कॉमन है और इस u के लिए भी कॉमन है। तो हम कह सकते हैं ये टू यू टेन हो गया, और u है यहाँ और u टेन आएगा, तो ये हो जाएगा u इलेवन, u टू दी पावर 11 इंटू डी यू, ये जो का त्यों उतर गया, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, आराम से जो है अब हम लोग अब कह सकते हैं ना कि पूरा का पूरा इंटीग्रल जो होता है वह नए वेरिएबल u के टर्म्स में है। अब कोई भी x नहीं बचा। यही ट्रिक है u सब्स्टिट्यूशन का, कि जब भी आपके सामने कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए इंटीग्रल और आपको इंटीग्रेशन करना हो और इतना पेचीदा है x के टर्म्स में है, तो कुछ नहीं करना, उस x को जो एक न्यू वेरिएबल u, उस x को आपको क्या करना है, उस x को आपको जो है एक नए वेरिएबल, उस x को आपको एक नए वेरिएबल, नया वेरिएबल क्या है यहाँ u, पूरा हटा देना है x को, एक एक करके उसको मतलब कहते हैं ना इलाज कर देना, उसका इलाज ही कर देना है, धीरे धीरे गायब कर देना है। और उस हटेगा और उसके जगह कौन लेगा, u लेता चला जाएगा। अब पूरा इक्वेशन जो है u के टर्म्स में कन्वर्ट कर देना है। अब क्या हुआ, अब मामला आसान हो गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा इक्वेशन बहुत ही सिंपल हो गया है और u वेरिएबल के टर्म्स में आ गया, और आराम से इवैल्यूएशन अब हम प्रोसीड कर सकते हैं, आराम से इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो इसीलिए u सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे इसमें, ये हो गया टू यू टू द पावर टेन, इंटीग्रेशन साइन है, तो ये इंटीग्रेशन और डी यू डिफरेंशियल एलिमेंट ये इसके लिए भी कॉमन होगा और इस टर्म के लिए भी कॉमन होगा। तो इंटीग्रेट टू यू टेन डी यू माइनस इंटीग्रेट यू इलेवन डी यू। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये जाएगा टू यू टेन प्लस वन बाय टेन प्लस वन माइनस यू इलेवन प्लस वन बाय इलेवन प्लस वन, है ना, ब्रैकेट में डालेंगे प्लस c डाल देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा u इलेवन बाई इलेवन टू, इसको सॉल्व किए, ये हो गया u ट्वेल्व, u टू द पावर 12 बाई 12 प्लस c। फर्दर तो अब क्या हुआ, अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा आंसर है ये किसके टर्म्स में है, ये u के टर्म्स में है, जबकि क्वेश्चन किसके टर्म्स में था, x के टर्म्स में था। इसका मतलब हुआ कि जो फाइनल आंसर होगा ना, ये अभी फाइनल आंसर नहीं हुआ है, ये बस
फाइनल आंसर नहीं कह सकते इसको। फाइनल आंसर कब कहेंगे? जब हमारा आंसर एक्स वेरिएबल के टर्म्स में हो, यानी हमको क्वेश्चन में जो वेरिएबल दिया हुआ है उसके टर्म्स में हो। तो उसके टर्म्स में करने के लिए क्या करना होगा? हमें आखिरी स्टेप करना होगा जिसको बोला जाता है बैक सब्स्टिट्यूशन स्टेप। आखिरी स्टेप कहलाता है बैक सब्स्टिट्यूशन स्टेप। तो इसमें क्या करते हैं? बैक सब्स्टिट्यूशन किया जाता है, यानी फिर से वापस जो है अब x लाने के लिए जो है u बराबर 1 प्लस ई एक्स का सहारा लेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यानी अब 1 प्लस ई टू द पावर एक्स को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, u को हटा देंगे। u को तभी तक रखे थे इंटीग्रेशन करने के लिए, एक बार इंटीग्रेशन हो गया फिर से बैक सब्स्टिट्यूशन करके उसको पुनः फिर से जो है x के टर्म्स में लाना है, क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ x के टर्म्स में, u के टर्म्स में नहीं है। उसको आंसर बनाना है हमको x के टर्म्स में। तो अब क्या करेंगे? आखिरी स्टेप होता है u सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग u के जगह 1 प्लस ई टू द पावर x डाल देंगे। डालने के बाद जो है हम कह सकते हैं यही हो गया हमारा फाइनल आंसर, यानी इसको जब ये इस इंटीग्रल को जब सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर हमको ये मिलेगा। यही है u सब्स्टिट्यूशन का ट्रिक। तो अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन को बाय u सब्स्टिट्यूशन, तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग u सब्स्टिट्यूशन का। हमको लगता है अब आप समझ गए होंगे। इसमें इवेल्युएट करने कहा गया cos ओमेगा टी डी टी। यहाँ ओमेगा जो था वो कांस्टेंट है, ओमेगा एक कांस्टेंट है बोल दिया गया है, t वेरिएबल है, cos फंक्शन है। cos का आर्ग्यूमेंट क्या है? यहाँ cos का आर्ग्यूमेंट एक जटिल टाइप का आर्ग्यूमेंट है, ओमेगा टी है। चलिए तो शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। इस प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? u सब्स्टिट्यूशन। जो टेक्निक अप्लाई करेंगे u सब्स्टिट्यूशन टेक्निक अप्लाई करेंगे। कुछ इस तरह से आप देख लो। पर्पस जो u सब्स्टिट्यूशन का क्या है? कुछ नहीं, सिंपल पर्पस है भाई, पूरे पोर्शन को जो है सिंपल बना दो नए वेरिएबल u के टर्म्स में, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए हमारा इजी हो जाए। बस वही करना है। अब इसको सिंपल बनाएंगे कैसे? तो ये जो ओमेगा टी है, ये जो ओमेगा टी है, यही हो गया हमारा u इक्वल्स होगा। तो u इक्वल क्या हो जाएगा? ओमेगा टी मान लेना है। प्रोसीड कर रहे हैं, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इसको u को क्या करेंगे हम लोग? t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब जो यहाँ जो t है ना, इसके रेस्पेक्ट में इस u को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो d बाई डी टी और u लेफ़्ट साइड में भी ये डालेंगे डिफ्रेंशिएशन, और राइट साइड में भी ये d बाई डी टी डालेंगे। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये फॉर्म क्या लेगा? ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा इधर आएगा, इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, सॉरी डिफ्रेंशिएशन से ये बाहर निकल जाएगा। अब ये डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकल गया, इस साइड भी डिफ्रेंशिएट किए हैं और इस साइड भी डिफ्रेंशिएट किए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो u इक्वेशन है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू t। तो लेफ्ट साइड में भी डिफ्रेंशिएशन इंट्रोड्यूस कर दिए, राइट साइड में भी डिफ्रेंशिएशन इंट्रोड्यूस कर दिए। अब जो ये कांस्टेंट है ओमेगा, ये डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल गया। तो अब किसका होगा डिफ्रेंशिएशन? RHS में सिर्फ इस t का होगा। तो ये इक्वेशन बन गया। अब हम लोग कह सकते हैं ये t पे पावर 1 है, तो t पे जब पावर 1 है तो ये पावर 1 क्या होगा? ये सामने आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -1। डिफ्रेंशिएशन कर रहा है, ये सामने में बाहर में ओमेगा इंतज़ार कर रहा है, कांस्टेंट इंतज़ार कर रहा है कि जल्दी से डिफ्रेंशिएशन हो। अब क्या होगा? du बाई डी टी इज़ इक्वल टू ओमेगा 1 इंटू टी टू दी पावर 0 हो जाएगा। ये 1 - 1 है, ये t टू दी पावर 0 हो गया, है ना। तो ये जब t टू दी पावर 0 आ गया, ये हो गया ओमेगा 1 इंटू टी टू दी पावर 0। इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिख लिए यहाँ इस रूप में। अब हम लोग कह सकते हैं du बाई डी टी इज़ इक्वल टू ओमेगा होगा, क्योंकि ये तो 1 है और ये t टू दी पावर 0 भी 1 है, तो 1 इंटू 1 यानी ओमेगा। तो du बाई डी टी बराबर ओमेगा। तो हम कह सकते हैं du बराबर ओमेगा इंटू डी टी। अब तो हम इस हिसाब से कह सकते हैं dt बराबर du बाय ओमेगा। ये हो गया इक्वेशन 2। तो ये dt जो है अभी हमको निकल गया इक्वेशन 2 में वैल्यू, dt इज इक्वल टू du बाय ओमेगा इक्वेशन 2 में।
तो ये डी टी का वैल्यू क्या हुआ, डी यू बाई ओमेगा, यहाँ फिट कर देना है। ये क्या होगा, फिट कर देंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, डी टी को हटाएंगे और इसके जगह जो है डी यू बाई ओमेगा ला दिए यहाँ। गौर से देखिए, तो अब ये हो गया डी यू बाई ओमेगा। डी यू बाई ओमेगा को हम 1 बाई ओमेगा इंटू डी यू भी लिख सकते हैं। अब पहला इक्वेशन था यू इजकल टू ओमेगा टी। देखिए पहले किसको गायब किए, पहले डी टी को गायब किया गया। अब डी टी को गायब करने के बाद किसको गायब करना है, ये टी इसी तरह से गायब करना है। तो हम लोग जान रहे हैं यू इजकल टू ओमेगा इंटू टी। तो हम लोग कह सकते हैं, ऐसे माहौल में हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ओमेगा टी जो है इसके जगह हम यू ला सकते हैं। तो ये क्या हो गया, कॉस यू हो गया। ओमेगा टी हम कहे थे कि ओमेगा टी बराबर यू होगा, तो ये यू आ गया, यानी ये गायब हो गया। टी के साथ ये पूरा आर्ग्यूमेंट कन्वर्ट हो गया यू में, और ये बन गया 1 बाय ओमेगा डी यू। मतलब पर्पस ये है कि नए वेरिएबल के टर्म्स में पूरे इक्वेशन को किसी तरह से ला दिया जाए, है ना, पुराना कोई भी वेरिएबल ना बचे, पुराना वेरिएबल ना बचे। तो ये नहीं बचा, ये ख़त्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये अब क्या होगा, इंटीग्रेशन हम लोग कर पाएंगे आसानी से। तो ये जो 1 बाय ओमेगा है ये क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो गया ना, चूँकि ओमेगा कांस्टेंट है तो 1 बाय ओमेगा ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, तो ये बाहर निकल गया। कांस्टेंट जो होता है ना वो डिफ्रेंशिएशन से भी बाहर हो जाता है और इंटीग्रेशन से भी बाहर हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब क्या बच गया, कॉस यू और डी यू बच गया, कॉस यू डी यू। अब इसका आराम से जो है हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कॉस यू को जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या मिलता है, हाँ, कॉस यू को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका वैल्यू मिलेगा हमको साइन यू मिलेगा। ये इंटीग्रेट होने पे साइन यू मिलता है, यानी जब भी आप कॉस यू को इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये क्या हो जाता है, ये साइन यू हो जाता है ना। ये क्या आ गया, 1 बाय ओमेगा, है ना, समझ में आ रही है बात। तो ये हो गया हमारा। एक चीज़ छूट गया इसमें, चूँकि ये एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर क्या देंगे, प्लस सी ऐड करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ। आप यहाँ एज्यूम कर लो यहाँ प्लस सी मौजूद है, आप ऐसा एज्यूम करो कि यहाँ पर प्लस सी मौजूद है, यहाँ भी प्लस सी मौजूद है। तो हम कह सकते हैं ओमेगा टी प्लस सी। तो ये सॉल्व हो गया ये प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, यानी इंटीग्रेट जब करें कॉस ओमेगा टी डी टी को तो उसका आंसर होगा 1 अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस सी। चलिए, तो इस तरह से हम लोग देखें कि यू सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए जो है हम लोग किस प्रकार प्रॉब्लम को सॉल्व किए, है ना। तो ये पार्ट 5 इस इंटीग्रेशन का यही था, यू सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को, हमारा जो ये प्यारा सा यूट्यूब चैनल है बर्नौल साइंस, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, है ना। आप इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, है ना। और मैं अब अलविदा चाहूँगा, अब इजाज़त चाहूँगा। तो मैं ज्ञानू मोदी, ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।